नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज से हम उत्तराखंड इतिहास की जो क्लासेस है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये क्लासेस जो हैं उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हैं जो अभी पहली बार या फिर अभी स्टार्ट ही किया है उन्होंने उत्तराखंड की परीक्षाओं में बैठना। और उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और फाउंडेशन क्लास ये रहने वाली है। साथ में उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पहले से, और उनके लिए इतिहास के क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा-सा टफ हो जाता है। इतिहास के जो उत्तराखंड का इतिहास है उसमें उनकी पकड़ कम है। तो देखिए, ये जो नोट्स हैं, ये हैंड रिटन नोट्स, इनमें जितनी भी उत्तराखंड की बुक है, जैसे अजय सिंह रावत है आपकी, यशवंत सिंह कटौज की है, और आपका जो परीक्षा वाणी है, उन सभी को कंबाइन करके उत्तराखंड के इतिहास के नोट्स बनाए गए हैं। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वह छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। रिवीजन के टाइम पे जब आप एग्जाम देने जाते हो तो रिवीजन से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। तो ये सीरीज में आपको आज से स्टार्ट करवा रहा हूँ, तो आप इस सीरीज से आप जुड़ जरूर जाइएगा। प्लेलिस्ट मैं इसकी बना दूंगा, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर लीजिएगा, सेव करके रख लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, बिना देरी करे हम लोग आज का जो पहला सेशन है उत्तराखंड का इतिहास, उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक क्लास आपकी पहली रहने वाली है। क्लास आपकी पहले रहने वाली है, और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। तो आज की जो पहली क्लास है इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्तराखंड का इतिहास। तो उत्तराखंड के इतिहास को की अगर हम बात करें तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसको पढ़ेंगे। पहला आपका देखिए प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? आपको प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि जिनके कोई लिखित साक्ष्य नहीं, ना तो कोई शिलालेख है, ना तो कोई पत्र लेख है, ना कोई किताब है। तो केवल उनको हम लिखित साक्ष्य जिसके नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल बोला जाता है। उसमें जितना जो भी काल होगा वह लिखित साक्ष्य नहीं होगा उसके अंदर। आदि ऐतिहासिक की बात करें तो जिसके पास, देखिए, हमारे पास लिखित साक्ष्य तो हैं, बट उनको पढ़ना मुश्किल है या फिर उनको पढ़ा नहीं जा सका है, तो वो क्या होंगे? आदि ऐतिहासिक काल में आएंगे। ऐतिहासिक काल जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल उसको बोला जाता है, ऐतिहासिक उसको बोला जाता है। तो होप सो आपको समझ में आ गया। प्राग ऐतिहासिक काल जिसके साक्ष्य नहीं है, आद ऐतिहासिक काल जिसके साक्ष्य हैं बट पढ़ा नहीं जा सका है, ऐतिहासिक काल जिसके साक्ष्य भी हैं और जिनको पढ़ा भी गया है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया। इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसको पढ़ेंगे। जो हमारा देखिए प्राग ऐतिहासिक काल है उसको पाषाण काल भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल की जो प्राचीन शिलाएं होती है, शिला चित्र होते हैं, गुफाएं होती हैं, कंकाल आदि से हमें प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। प्राचीन जैसे शैल चित्र होते थे। पहले क्या होता था कि जो आदि मानव रहते थे किसी गुफा में जा रहते थे, वहां पे वो लोग कुछ चित्रकारी वगैरह करते थे, कुछ चित्र बनाते थे उनके कंकाल से। जिस गुफा में वे रहते थे तो वहां से जितने भी साक्ष्य प्राप्त होते तो वो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है। उनसे हमको उनके उस काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो प्राग ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो राज्य में प्रमुख प्राग ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहला अल्मोड़ा है। आप सभी को पता होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में क्या है? लाखू उडियार। तो क्वेश्चन बनता है कि लाखू उडियार गुफा कहाँ है, या फिर लाखू उडियार आपका कहाँ है? तो आपने बताना है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जनपद में है। लाखू उडियार की खोज किसने की? तो एमपी जोशी ने की थी 1968 में। किसके द्वारा? यशवंत सिंह कटौच की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग जो लाखू उडियार जो अल्मोड़ा में आपका स्थित है, उसकी खोज किसने की? एमपी जोशी ने की 1968 में। लाखू उडियार किस नदी के तट पर है? तो सुयाल नदी के तट पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है। लाखू उडियार का आकार क्या है? तो नागफनी के आकार का जैसा दिखता है लाखू उडियार। तो ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाए जा रहे हैं, जितने भी, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूके का, यानी कि उत्तराखंड का सबसे
सुलभतम शैलाश्रय कौन है, तो लाखू उडियार ही है सबसे सुलभतम शैलाश्रय। देखिए अल्मोड़ा जिले में ये आपका पड़ता है। लाखू उडियार की विशेषता क्या है, तो देखिए लाखू उडियार की विशेषता क्या है, मानव व पशुओं की लाल रंग की नृत्य आकृति प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव व पशुओं की लाल रंग की नृत्य आकृति कहाँ से प्राप्त हुई, तो आपने क्या बताना है, लाखू उडियार अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है। या फिर पूछेगा लाखू उडियार की विशेषता क्या है, ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपने बताना मानव व पशुओं की लाल रंग की नृत्य आकृति। तो ये आपको रंग भी याद रखना है, कई बार केवल ये पूछेगा कि लाल रंग की नृत्य आकृति कहाँ प्राप्त हुई है, तो आपने बताना है लाखू उडियार से प्राप्त हुई है, अल्मोड़ा से। लाखू उडियार का मुख्य विषय क्या है, तो सामूहिक नृत्य है। तो जो इसमें जो शैल आकृति जो आपके मिली है, जो मानव और पशु की लाल रंग की जो नृत्य आकृति मिली, तो सामूहिक नृत्य का ये इसका विषय रहा है कुल मिला के। अगला है आपका पेटसाल। पेटसाल कहाँ है आपका, अल्मोड़ा में। तो पेटसाल से भी देखिए गुफाओं में चित्रकारी और ये सब प्राप्त हुआ है। तो पेटसाल पूछता है कि पेटसाल कहाँ है, तो पेटसाल कहाँ है, अल्मोड़ा में है। पेटसाल की खोज किसने की, तो 1989 में यशोधर मठपाल ने की 1989 में। तो उसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका देखिए लुएथाप। लुएथाप भी पूछा जाता है कि लुएथाप कहाँ है, तो लुएथाप कहाँ है आपका, अल्मोड़ा में है। तो ये भी आपका क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल का वो उदाहरण है। लुएथाप का मुख्य विषय क्या है, मुख्य विषय पूछ रहा है, तो इसमें मानव के हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ जो चित्र मिले हैं उसमें देखिए मानव को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि मानव को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए के चित्र कहाँ पाए गए, तो आपने बताना है लुएथाप अल्मोड़ा में पाए जाते हैं। और पूछ सकता है कि लुएथाप कहाँ है, तो आपने बताना है कहाँ है, अल्मोड़ा में है। आगे बढ़ते हैं, लुएथाप के शैलाश्रय में लाल रंग का प्रयोग है। तो देखिए जो आपका लाखू उडियार है उसमें भी लाल रंग का प्रयोग किया गया था। लुएथाप जो शैलाश्रय है उसमें भी लाल रंग का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है आपका फल सीमा। फल सीमा कहाँ है आपका, अल्मोड़ा में है। फल सीमा की प्रमुख विशेषता क्या है, तो देखिए यहाँ पर मानव को नृत्य करते तथा योग करती हुई आकृति में दिखाया गया। तो ये योग वाला जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मानव को नृत्य करते तथा योग करती हुई आकृति कहाँ दिखाई गई, या फिर योग करती हुई आकृति कहाँ से प्राप्त हुई, तो आपने बताना फल सीमा अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है। तो इसकी यही विशेषता है, यहाँ पर मानव को नृत्य करती तथा योग करती आकृति में दिखाया गया है। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ये थे आपके देखिए अल्मोड़ा के चमोली से प्राप्त शैलाश्रय। चमोली के भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं। चमोली के शैलाश्रय हम लोग देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका ग्वारखा उडियार है। ग्वारखा उडियार कहाँ है आपका, चमोली में है। ग्वारखा उडियार को सर्वप्रथम किसने उजागर किया था, तो राकेश भट्ट ने उजागर किया गया था। और ग्वारखा उडियार की विशेषता क्या है, तो ये देखिए ग्वारखा में आपके पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी रंग के चित्र अंकित हैं। तो पीले पीले रंग की धारदार चट्टान, जैसे धारदार चट्टान इस तरह की होगी, इसमें आपके गुलाबी रंग से जो चित्र है वह अंकित हैं। कहाँ इसकी विशेषता है, ग्वारखा उडियार जो कहाँ है आपका, चमोली में स्थित है। खोज किसने की, राकेश भट्ट ने की थी। यहाँ मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया। तो देखिए मनुष्य को त्रिशूल आकार में यहाँ पे अंकित किया गया है। कहाँ पे, ग्वारखा उडियार में। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन की मनुष्य को त्रिशूल आकार में कहाँ अंकित किया गया है, तो आपने क्या बताना है, गोरखा उडियार चमोली में। यहाँ देखिए जानवरों के छाया चित्र बकरी नुमा है। तो जानवरों को यहाँ पे एक तरह से बकरी नुमा आकार में यहाँ पे वो किया गया है, चित्रित किया गया है। तो जानवरों के छाया चित्र बकरी नुमा में है। ग्वारखा का मुख्य विषय क्या है, तो पशुओं को हाँक देकर घेरना। तो यहाँ पे ग्वारखा का जो मुख्य विषय का मतलब यह है कि यहाँ जो चित्र अंकित किए गए तो वहाँ पे पशुओं को हाँका देकर घेरना यहाँ का मुख्य विषय है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका देखिए ग्वारखा उडियार का अध्ययन किसके द्वारा किया गया, तो यशोधर मठपाल जी के द्वारा किया गया था ग्वारखा उडियार का अध्ययन। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा इसको। अगला है आपका देखिए किमनी। किमनी आपका थराली चमोली में पड़ता है। किमनी गांव है आपका, ये आपका थराली चमोली में पड़ता है। तो किमनी गांव से क्या हुआ है, तो श्वेत रंग के सौर शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो किमनी गांव से देखिए श्वेत रंग के यानी कि सफेद रंग के सौर शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका देखिए मलारी। मलारी आपका क्या है, मलारी आपका चमोली में है। मलारी भी आपका चमोली में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। मलारी गांव से देखिए 5.2
ये आपको याद रखना है। 5.2 किलो के सोने के मुखेटे की खोज हुई है। किसने की थी? गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 2002 में की थी। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि 5.2 किलो सोने के मुखौटे की खोज कहाँ हुई है? तो आपने बताना है मलारी गांव चमोली में हुई है। किसने की? तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 2002 में की। तो ये आपको सन भी याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है मलारी गांव, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। अगला देखिए, अगला आपका मलारी गांव के संविधानों की खोज कब की गई? तो 1956 में की गई थी। मलारी गांव से देखिए संविधान भी मिले थे आपके। तो वो कब खोज की गई थी? 1956 में की गई थी। मलारी गांव कहाँ है? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में है। तो ये आपको जगह भी याद रखनी है। शैल चित्र की प्राप्ति हुई थी मलारी गांव से। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला आपका देखिए हुडली गांव। हुडली गांव कहाँ? आपका उत्तरकाशी में है। हुडली आपका उत्तरकाशी में। हुडली से आपका क्या प्राप्त हुआ था? यहाँ की विशेषता देख लीजिए। यहाँ से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, नीले रंग के शैलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुए? तो हुडली गांव उत्तरकाशी से प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, पुरोला। पुरोला आपको पता होगा कहाँ है? उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में है पुरोला। इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो पुरोला से क्या है? यहाँ काले रंग के, तो ये आपको ये रंग याद रखना है, काले रंग के आलेख में, आलेख हैं यहाँ, काले रंग के आलेख हैं जो शंख लिपि में लिखे गए हैं। तो यहाँ जो आलेख प्राप्त हुए हैं ये आपके शंख लिपि में लिखे गए हैं। यह अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो शंख लिपि को अभी तक पढ़ा भी नहीं गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि काले रंग के आलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो आपने बताना पुरोला उत्तरकाशी से। आपसे पूछ सकता है कि जो काले रंग के आलेख जो उत्तरकाशी से प्राप्त हुए उनकी लिपि क्या है? तो आपने बताना है शंख लिपि, और इनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। राज्य में घोड़े के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो घोड़े के साक्ष्य भी आपके पुरौला उत्तरकाशी से ही प्राप्त होते हैं। होप सो आपको ये समझ में आ गया। तो घोड़े के साक्ष्य इंपॉर्टेंट है। राज्य में घोड़े के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? राज्य में घोड़े के साक्ष्य आपके पुरौला से प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका देखिए देवीधुरा चंपावत। तो देवीधुरा कहाँ है? आपका चंपावत है, जहाँ पे बग्वाल मेला लगता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें क्या बोलते हैं कि देवीधुरा, देवीधुरा चंपावत में है। तो देवीधुरा में शवधानों की खोज किसके द्वारा की गई? तो हेनवुड के द्वारा की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, हेनवुड के द्वारा देवीधुरा जो चंपावत में, वहां शवधानों की खोज की गई थी। कब की गई थी? 1856 में की गई थी, हेजवुड द्वारा। राज्य के किस स्थान पर बुर्ज होम कश्मीर के समान समाधियां हैं? तो राज्य में किस स्थान पर बुर्ज होम कश्मीर के समान उपाधियां? तो ये आपका देवीधुरा चंपावत में ही है। तो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से ये वाला पॉइंट आपका कि किस स्थान पर बुर्ज होम कश्मीर के समान समाधियां मिलती हैं? तो देवीधुरा चंपावत से मिलती है। देवीधुरा में आपका बग्वाल मेला भी लगता है रक्षाबंधन के समय। तो ये भी आपको याद याद रखना है। ड्योली डांड आपने नाम एक सुना होगा। ड्योली डांडा नामक पुरातत्व स्थल कहाँ पर है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। ड्योली डांडा नामक ये क्या है? पुरातात्विक स्थल है, जहाँ कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। उत्तराखंड के किस स्थान के बर्तन पाकिस्तान की स्वाति घाटी के शिल्प के समान है? तो उत्तराखंड के किस स्थान के बर्तन पाकिस्तान की जो स्वाति घाटी है उसके जो शिल्प है उसके समान है? तो मलारी गांव, मलारी गांव जो आपका चमोली में पड़ता है, वहां के जो बर्तन है पाकिस्तान की स्वाति घाटी के शिल्प के समान है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए 14 नृतकों को सुंदर शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो 14 नृतकों के सुंदर शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो कसार देवी अल्मोड़ा से प्राप्त हुए। तो अल्मोड़ा से 7-8 किलोमीटर दूर कसार देवी आपकी एक जगह पड़ती है, वहां पे 14 नृतकों की सुंदर शैल चित्र चित्र प्राप्त हुए वहां। तो इंपॉर्टेंट है। 14, ये क्वेश्चन पूछेगा आपका 14 नृतकों की सुंदर शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो आपने बताना है कसार देवी, या फिर ऑप्शन में दिया रहेगा जनपद, तो आपने अल्मोड़ा बताना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक काल में स्विफ्ट और ऑर्नर बैरियर क्या है? तो ये क्या है? संविधान है। स्विफ्ट और ऑर्नर बैरियर क्या थे? ये आपके संविधान थे। तो ये आपको याद रखना है। अगला है आपका देखिए बहादुराबाद के उत्खननकर्ता। बहादुराबाद जो आपका हरिद्वार में पड़ता है, उसके उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है। तो ये आपको नाम याद रखना है। यज्ञदत्त शर्मा ने बहादुराबाद के उत्खनन कर दिया। कब किया था इन्होंने उत्खनन? 1953 में किया था हरिद्वार। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला आपका देखिए बहादुराबाद में मिले गैरिक भांडो। तो ये इंपॉर्टेंट है। गैरिक मृद भांड कहाँ से मिले? तो आपके बहादुराबाद से मिले। तो बहादुराबाद से जो गैरिक भांड मिले हैं उनकी तुलना किससे की गई? तो हस्तिनापुर, हस्तिनापुर जिसको अब हरियाणा कहा जाता है, कि गैरिक भांडों से किया जाता है। तो देखिए
जो अब वर्तमान में हरियाणा के नाम से जाना जाता है, उसके जो गैरिक भांड हैं उसकी तुलना उत्तराखंड के किस स्थान से की गई? तो बहादुराबाद से मिले जो गैरिक भांड है उससे उनकी तुलना की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका, देखिए बहादुराबाद के अलावा किन किन स्थानों ताम्र संस्कृति की खोज हुई है? तो बहादुराबाद के अलावा किन किन स्थानों से ताम्र संस्कृति की खोज की गई? तो नसीरपुर और अंबर खेड़ी जो आपका सहारनपुर में है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको देख लीजिएगा, इनसे तुलना की गई है। उत्तराखंड में गौरिक भांड एवं लोहित मृद भांड, गौरिक भांड और लोहित मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए? तो बहादुराबाद हरिद्वार से प्राप्त हुए हैं। नसीरपुर से प्राप्त हारनपुर सलाका भल्लाग्र कहाँ पर संरक्षित है? तो गुरुकुल कांगड़ी पे स्थित है, ये संरक्षित है। नसीरपुर से प्राप्त हारपुन सलाका और भालग्रा गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में इसको संरक्षित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला आपका देखो बनकोटी, बनकोटी से प्राप्त उपकरण कहाँ पर संरक्षित किए गए हैं? तो अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में इसको संरक्षित किया गया। बनकोटी से प्राप्त उपकरण जो है कहाँ संरक्षित किए गए? तो अल्मोड़ा में राजकीय संग्रहालय में इसको संरक्षित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला आपका देखिए, राज्य के किस स्थान से आदि ऐतिहासिक काल स्टिका प्राप्त होती है? तो गौविषाण जो आपका किसका प्राचीन नाम है? काशीपुर का प्राचीन नाम है गौविषाण। तो वहां से आदि ऐतिहासिक काल स्टिका प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका खैरा सैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? त्रिवेंद्र रावत है। खैरा सैन पुस्तक के लेखक कौन है? त्रिवेंद्र रावत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देख लेते हैं। अगला हम लोग अब बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। अभी हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल की बात करी, अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। तो देखिए उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल में सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है या फिर मनीषियों की भूमि भी कहा गया है। यानी कि जो आपके जो ऋषि मुनि होते थे उसी के आधार पे इनको मनीषियों की भूमि कहा गया है ऋग्वेद में उत्तराखंड को। तो इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो उत्तर कुरु और कुरुओं की भूमि कहा गया है। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें और ऐत्रेय ब्राह्मण है में उसमें उत्तराखंड को क्या गया है? उत्तर कुरु और कुरुओं की भूमि कहा गया है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है आपका देखिए, स्कंद पुराण में हरिद्वार से हिमालय तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो केदारखंड कहा गया है। हरिद्वार से लेके हिमालय तक के क्षेत्र को। वहीं स्कंद पुराण में ये बात हो रही है, स्कंद पुराण में, ठीक है। स्कंद पुराण में नंदा देवी से कालीगिरी पहाड़ी, तो ये आपको नाम याद रखना है। नंदागिरी से कई बार क्वेश्चन भी पूछता है कि नंदागिरी से कालीगिरी पहाड़ी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो आपने बताना है मानस खंड कहा गया है। और हरिद्वार से हिमालय तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? केदार खंड कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका देखिए, पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे मैक्सिमम जो लिखे गए हैं वे पाली भाषा में ही लिखे गए। तो पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड को क्या कहा गया? तो हिमवंत कहा गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो आपने बताना है हिमवंत कहा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है आपका देखिए, उत्तराखंड में प्रचलित लोक साहित्य में लोक गाथाएं प्रचलित हैं। उत्तराखंड में देखिए लोक साहित्य जो होता है उसमें लोक गाथाएं प्रचलित हैं, जिन्हें स्थानीय भाषाओं में क्या कहा था? पवाड़े, भड़ो या जागर कहा जाता है। पवाड़े, भड़ो या जागर कहा जाता है। तो तीनों आपको नाम याद रखने हैं, ये क्या है? आपकी लोक गाथाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। महाभारत कालीन व्यास गुफा एवं गणेश नारद गुफा कहाँ पर स्थित है? तो बद्रीनाथ के निकट चमोली में स्थित है। तो आपसे पूछेगा कि व्यास गुफा कहाँ है? तो आपने बताना है चमोली जनपद में। गणेश गुफा कहाँ है? तो आपने बताना है चमोली जनपद में। नारद गुफा कहाँ है? तो आपने बताना है चमोली जनपद में है। तो ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। पुराणों के अनुसार मनु का निवास स्थान कहाँ पर था? तो अलकापुरी चमोली में था मनु का निवास स्थान। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है आपका देखिए, भगवान कुबेर की राजधानी कहाँ है? तो अलकापुरी में है। भगवान कुबेर की राजधानी कहाँ है? अलकापुरी में है। वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र में दो प्रसिद्ध विद्यापीठ, वैदिक काल जो आपका काल जो हुआ करता है उसमें गढ़वाल क्षेत्र में दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। कौन कौन से? बद्रिकाश्रम और कन्नवाश्रम। तो ये आपको दोनों ही याद रखने हैं। भगवान कुबेर की राजधानी ये मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है, अलकापुरी क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। दुष्यंत एवं शकुंतला का प्रेम प्रसंग से संबंधित स्थल तो कर्णवाश्रम है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका दुष्यंत एवं ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो
भरत का जन्म, भरत का जन्म जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उसका जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कर्णवाश्रम में ही हुआ था। दुष्यंत एवं शकुंतला का पुत्र है, जो ये भरत हैं, ये पुत्र हैं किसके, दुष्यंत एवं शकुंतला का, जिनका प्रेम प्रसंग से संबंधित रिश्ता आपका कर्णवाश्रम में ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी बर्नियर और टॉम कैरियर, फ्रांसीसी बर्नियर और टॉम कैरियर के अनुसार शिव की राजधानी के रूप में किसका उल्लेख मिलता है, तो हरिद्वार का उल्लेख मिलता है शिव की राजधानी के रूप में। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका, देखिए, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान राम ने किस स्थान पर तपस्या की थी, देवप्रयाग में की थी भगवान राम ने तपस्या। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका, देखिए, राज्य में भगवान राम का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, देवप्रयाग में। तो आपको याद रखना है, देवप्रयाग आपका जो टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, वहां पे आपका एकमात्र भारत का वो भगवान राम का मंदिर है, जिसको रघुनाथ मंदिर भी बोला जाता है। तो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे अगला पॉइंट देख लेते हैं, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सीता माता किस स्थान पर भूमि में समाई थी, तो शीतोष्य पट्टी है जो आपका देवप्रयाग शीतोष्यो में पड़ता है, यहाँ पे भगवान जो सीता माता थी वह भूमि में समा गई थी। आगे बढ़ते अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है आपका, देखिए, राज्य में किस स्थान को शिव पार्वती का विवाह स्थल माना जाता है, ये बहुत फेमस है, त्रिजुगी नारायण मंदिर आपका कहाँ है, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, त्रिजुगी नारायण मंदिर है किससे संबंधित, शिव पार्वती के विवाह से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं, महाभारत कालीन लाक्षागृह कहाँ पर स्थित है, लाखा मंडल को ही लाक्षागृह कहा जाता है, तो लाक्षागृह में स्थित है आपका लाखा मंडल कालसी। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, राज्य में वेदों का प्रणयन स्थल किसे कहा जाता है, तो वेदिनी बुग्याल जो आपका चमोली में स्थित है, इसको राज्य में वेदों का प्रणयन स्थल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला आपका, देखिए, प्राचीन काल में ओम पर्वत कहाँ पर है, तो ओम पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ मंदिर किस देवता से संबंधित है, तो केदारनाथ मंदिर आप सभी को पता होगा भगवान शिव से संबंधित है, कहाँ है आपका, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। शंकर गुफा कहाँ पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो देवप्रयाग जो टिहरी में पड़ता है आपका, वहां पे आपके शंकर गुफा है, भगवान शंकर की तपस्थली भूमि थी, यहाँ पे इन्होंने तप किया था, इसलिए इस गुफा के अंदर शंकर भूमि, शंकर गुफा, तो ये कहाँ स्थित है, देवप्रयाग टिहरी गढ़पाल जनपद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं, लक्ष्मण भगवान, जो लक्ष्मण भगवान थे उनके द्वारा किस स्थान पर तप किया गया, तो लक्ष्मण जी द्वारा कहा, तपोवन ऋषिकेश में किया गया था जो तप है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण भगवान ने कहा तप किया था, तपोवन ऋषिकेश में किया था। जिला आपका ये कौन सा पड़ता है, टिहरी पड़ता है, जो तपोवन आपका जो एरिया पड़ता है वो आपका टिहरी जनपद में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राज्य में स्वर्ग रोहिणी पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो चमोली में स्थित है। उत्तरकाशी, ओ सॉरी, उत्तराखंड में परशुराम की तपस्थली भूमि, तो उत्तरकाशी कहाँ है, जो उत्तराखंड में परशुराम की तपस्थली कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। तो उत्तराखंड में देखिए कई जो ऋषि मुनि देवताओं की तपस्थली भूमि रही है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में इंद्र इंद्रकील पर्वत जो ऐरावत हाथी के का प्रतीक है, किस स्थान पर स्थित है, तो उत्तरकाशी में स्थित है। देखो, उत्तराखंड में इंद्रकील पर्वत है जो ऐरावत पर्वत है, ऐरावत हाथी का प्रतीक है, कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला आपका देखिए, रघुवंशम में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, तो रघुवंशम में उत्तराखंड को क्या गया है, गौरी गुरुक्षेत्र कहा गया है। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पॉइंट आपको याद रखना है, रघुवंशम में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, तो गौरी गुरुक्षेत्र कहा गया है। अगला है आपका, देखिए, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, तो वाक देवी का बद्रिकाश्रम कहा गया है, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है आपका, महाभारत में केदारनाथ को क्या कहा गया, तो भृंगतुंग कहा गया है महाभारत में, ये इंपॉर्टेंट है, महाभारत में केदारनाथ को क्या कहा गया है, भृंगतुंग कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं, भगवान शिव के ससुर, आपको पता होगा दक्ष प्रजापति की राजधानी कहाँ है, कनखल, इनका मंदिर भी है वहां पे स्थित, कनखल हरिद्वार में है भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी। अगला पॉइंट देख लेते हैं, स्कंद पुराण में हिमालय खंड, जो स्कंद पुराण है उसमें हिमालय खंड को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं 5 भाग, पहले तो आपको याद रखना है कि स्कंद पुराण में हिमालय खंड को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया। अब इनके नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे, कश्मीर जो जम्मू और कश्मीर है, जालंधर पंजाब, केदारखंड, मानसखंड और नेपाल, इन 5 भागों में बांटा गया है स्कंद पुराण में हिमालय को। तो आपको पांचों ये याद रखने, कश्मीर, जालंधर, केदारखंड, मानसखंड और नेपाल। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका, देखिए, आदि ऐतिहासिक उत्तराखंड के प्रमुख नगर हम लोग कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो कौन कौन से, एक तो आपका गौविसाड़, जिसको
जिसको अब काशीपुर कहा जाता है, काशीपुर का पुराना नाम भी आपका क्या था, गौविशाल था। गंगा द्वार जिसको हरिद्वार कहा जाता है। तो ये जितने भी यहाँ पे प्रमुख नगर हैं आपके आदि ऐतिहासिक काल के हैं। कनखल जो दक्ष प्रजापति की राजधानी है। सूदनगर किसको कहा जाता है, तो श्रीनगर को कहा जाता है। तो ये आपको नाम याद रखना है, सूदनगर। कालीकूट, कालीकूट जो आपका कालसी है उसको कालीकूट कहा जाता था पहले। अगला पॉइंट है आपका, देखिए स्कंद पुराण में नैनीताल झील को क्या कहा गया है, तो स्कंद पुराण में नैनीताल झील को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। तो आपको याद रखना है, स्कंद पुराण में नैनीताल झील को क्या कहा है, ऋषि सरोवर कहा गया है। तो देखिए ये आज की पहली क्लास थी जिसमें हम लोगों ने इम्पोर्टेंट्स जो आपका इतिहास के जो आपके प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, उसके जितने भी ग्रंथ हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है उत्तराखंड की। अगर आपने उत्तराखंड की सीरीज कंप्लीट कर ली तो आपका देखिए जो इतिहास वाला जो पोर्शन है बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको सब इंस्पेक्टर, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और जितने भी उत्तराखंड यूकेएसएससी द्वारा, यूकेपीएससी द्वारा एग्जाम कराए जाते हैं, तो उसमें आपके जो उत्तराखंड वाला जो पोर्शन रहता है, क्योंकि उत्तराखंड का जो पोर्शन है वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके आधार पे ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये आपका पार्ट स्ट्रांग होना ही चाहिए। स्ट्रांग तब होगा जब आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में ये जो नोट्स हैं इसमें देखिए सारी ही जितनी भी बुक्स हैं इंपॉर्टेंट उत्तराखंड की, जितनी भी बुक्स हैं जैसे परीक्षा वाणी है आपकी, यशवंत सिंह कटौच है आपकी, और जो आपकी अजय सिंह रावत है, तो उनका सार एक तरह से इन नोट्स में रखा गया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर आपने कंप्लीट कर ली ये सीरीज तो आपका उत्तराखंड इतिहास बहुत सॉलिड हो जाएगा। तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं और क्लासेस आपको इसकी प्रोवाइड करा सकूं। और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वह मिस हो जाएंगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए आज का जो सेशन है इसको यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी हम मिलेंगे उत्तराखंड हिस्ट्री की दूसरी क्लास के साथ। तब तक टेक केयर और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।